वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। बैक बेंचर्स पाठशाला पर हम कर रहे हैं जनरल स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जनरल स्टडी की सीरीज में हमने शुरू किया हुआ है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं उन एक्ट्स के बारे में जो कंपनी शासन के अंतर्गत लाए गए। तो ऐसे ही एक एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इशू है कोई तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं हम कंपनी रूल के अंतर्गत एक एक्ट जो पीछे एक्ट आया था उन एक्टों में ही सुधार करने के लिए अमेंडमेंट करी गई 1786 में। 1786 की जो अमेंडमेंट थी इसका मुख्य प्रावधान, मुख्य रीजन क्या था? इसका मुख्य रीजन था ये चाहते थे कि जो गवर्नर जनरल हैं उसको क्या था, ज्यादा से ज्यादा पावर देना ही इस अमेंडमेंट का मकसद था। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे 1786 का दौर चल रहा था, जो कंपनी है उसमें भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था, बहुत ज्यादा प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। तो सरकार ने और कंपनी ने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रशासन को भी सुधार सके, कंपनी की व्यवस्था को अच्छा कर सके। तो इसके लिए एक पावरफुल, अच्छी खासी सूझ समझ वाले व्यक्ति की जरूरत थी। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया और वो व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के व्यक्ति। काफी सोच शक्ति इनकी काफी मजबूत थी और ये 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और 1793 तक रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब तक चुनाव नहीं हुआ था गवर्नर जनरल के पद पे, उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं सुधार तो कर सकता हूं परंतु उसके लिए मुझे क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए, पूरी तरह से शक्तियां। सरकार ने जब इस डिमांड को सुना तो उन्होंने कॉर्नवालिस को कहा कि हम आपको शक्तियां तो दे सकते हैं, मतलब क्या कि पावर तो दे सकते हैं बट एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते। ये वही बात हो गई कि सरकार ने कहा कि हम आपको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते परंतु इच्छा मृत्यु का वरदान जरूर दे सकते हैं। उस इच्छा मृत्यु के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने क्या मांगा? उसने कहा कि एक तो मुझे वीटो पावर दे दी जाए। क्या दे दी जाए? वीटो पावर दे दी जाए। वीटो पावर का मतलब यह था कि वीटो पावर, उन्होंने कहा कि हम आपको वीटो पावर दे देंगे परंतु वीटो पावर भी आपकी एब्सोल्यूट नहीं होगी। वीटो पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस को और इसके तहत उसको शक्ति मिल गई कि अब वो काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको ओवरराइड कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है, परंतु एक कंडीशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में, यानी कि मामला पीस का हो, शांति का हो, सेफ्टी का हो, इंडिया के इंटरेस्ट का हो, ऐसे मामलों में वो क्या है, काउंसिल के फैसलों को क्या कर सकता था? ओवरराइड कर सकता था। क्या कर सकता था? ओवरराइड कर सकता था कि वो उनके फैसले को माने या ना माने। दूसरी उसने पावर मांगी कि मैं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार तभी कर सकता हूं जब सेनाएं मेरे अंतर्गत हों, क्योंकि कोई भी किसी पे भी दबाव बनाने के लिए सैन्य शक्ति, बल शक्ति की बहुत जरूरत होती है। तो सरकार ने कॉर्नवालिस के उस फैसले को भी मान लिया। उस फैसले के तहत कॉर्नवालिस को बना दिया गया कमांडर इन चीफ। क्या बना दिया गया? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है? उसको बना दिया गया सेनाओं का सेनापति। अब सेना भी उसके हाथ में थी और काउंसिल का भी उस पर कोई दबाव नहीं था। हम देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस क्या है, काफी ज्यादा पावरें लेके इंडिया के अंदर आया था। अब जब हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल को ही, अब ये गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया? कमांडर इन चीफ बना दिया गया। तो हम एक बात यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यूनिफिकेशन, एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण कर दिया गया किस किस का? गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था उसका, और जो कमांडर इन चीफ है यानी कि सेनापति है जो, उसके ऑफिस का क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया। पहले जो ये कमांडर इन चीफ है कौन होता था? ये वो व्यक्ति होता था जो काउंसिल का सदस्य होता था, गवर्नर जनरल की काउंसिल का, यानी कि अलग से ऑफिस होता था। परंतु अब कौन होगा कमांडर इन चीफ? सेना किसके अंडर में काम करेगी? गवर्नर जनरल के अंडर में
काम करेगी। अब जब उसके हाथ में इतनी सारी शक्तियां आ गई हैं, तो इतनी सारी शक्तियां आने के बाद उसने बहुत सारे सुधार किए, प्रशासन में भी, न्यायिक व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार किए। और बहुत सुधार छोटे छोटे, अगर हम सुधारों की बात करें तो पहले सुधार की बात करें तो हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक व्यवस्था में उसने सुधार किया कि आप लोगों को अब कानूनों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोडिफिकेशन कर दिया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आने के बाद कोडिफिकेशन कर दिया। किसका? लॉज का। कौन से लॉज? यानी कि एक लॉ होते थे जो सिविल लॉ होते थे, और एक लॉ होते थे जो क्रिमिनल लॉ होते थे। पहले इनके बीच में कुछ खास अंतर नहीं पता लगता था कि कौन सा लॉ है वो सिविल विषयों में आएगा और कौन सा कानून ऐसा है जिसके तहत एक क्रिमिनल पे कार्रवाई की जाएगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आते ही क्या किया, सबसे पहले लिस्ट बना दी कि ये कानून है जो ये सिविल के अंदर आएंगे और ये कानून है ये क्रिमिनलों पे लागू होंगे। इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी सुधार किए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सुधार किए? एडमिनिस्ट्रेशन में उसने सबसे पहले जो उसका मकसद था, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी भ्रष्टाचार था, हम लोगों को पता है। भ्रष्टाचार किसकी वजह था? भ्रष्टाचार की वजह पैसा ही है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले कलेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। कलेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। अब कलेक्टर कैसे चुना जाएगा, कौन कलेक्टर होगा, उसका प्रावधान लेके आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके साथ साथ एक और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया उसने, परमानेंट सेटलमेंट, जिसके बारे में हम स्थायी बंदोबस्त बोल देते हैं। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उसने क्या किया कि पहले जो क्षेत्र होते थे, जिले होते थे, उन जिलों का जो क्षेत्र था उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जो उनका क्षेत्र था इधर उधर बिखरा हुआ था। तो उसने क्या किया, कॉर्नवालिस ने आते ही क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिलों का पुनर्गठन किया। क्या? जिलों का पुनर्गठन किया, जिसकी वजह से क्या है कि प्रशासन में सुधार लाया जा सके, प्रशासनिक कार्य अच्छे से हो सकें। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेन मुद्दा था, जो मेन मकसद था, वो था गवर्नर जनरल को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना, ताकि वो प्रशासन में और कंपनी में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर कर सके। तो ये एक अमेंडिंग एक्ट था। इसके जो मेन प्रोविजन थे वो हम आपको करवा चुके हैं। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो आता है हमारा क्या, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 की अगर हम बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1793, अब चार्टर का मतलब हमें पता है, चार्टर का मतलब राज्याभिलेख होता है। तो वो लाया गया 1793, क्योंकि जो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया था, अब उसका समय समाप्त हो गया था, उसी को बढ़ाने के लिए लाया गया था चार्टर एक्ट 1793। तो सबसे पहला काम इसमें क्या किया गया, सबसे पहला काम इसमें यही किया गया कि कंपनी के जो व्यापार की मोनोपोली है, एकाधिकार है, उसको बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसका मेन मकसद ही यही था, बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद क्या हुआ, सरकार ने भी लाइसेंस देने के साथ, यानी कि जो चार्टर देने के साथ ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने भी शर्तें रखी। शर्तें क्या रखी? उसने शर्तें रखी कि हम आपकी जो मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं, परंतु उसके बदले में आपको हमें कितना, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने होंगे। जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट आप इंडिया में जनरेट कर रहे हैं उसमें से आपको कितने रुपए देने होंगे? 5 लाख रुपए। कंपनी ने कहा कि आप हम पर इतना ज्यादा भार डाल रहे हैं, तो हम इस मामले में क्या करें, आप हमें भी तो कुछ प्रावधान दीजिए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कंपनी को, किसको? कंपनी को क्या किया, अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी दे दी किस चीज की? लाइसेंस देने की। क्या? लाइसेंस देने की अथॉरिटी दे दी। अब कंपनी क्या करती थी, कंपनी लाइसेंस दे सकती थी किसी भी निजी व्यक्ति को या किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर को, वो लाइसेंस दे सकती थी कि आप व्यापार कीजिए। तो यहां से भी उसको पैसा आता था कंपनी को, क्योंकि लाइसेंस प्रोवाइड करती थी। अब लाइसेंस प्रोवाइड करने के साथ एक सुविधा हो गई और एक चीज में बढ़ोतरी होगी। क्या बढ़ोतरी थी? इस लाइसेंस सिस्टम के शुरू होने के साथ ही भारत का व्यापार होने लग गया चाइना के साथ।
चाइना के साथ व्यापार तो पहले भी होता था, परंतु एक चीज थी जिसके व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, वो था अफीम का व्यापार, ओपियम का व्यापार। इस लाइसेंस सिस्टम के साथ चीन के साथ भारत का जो ओपियम का था, अफीम का व्यापार था, वो शुरू हो गया और उसमें ग्रोथ देखने को मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जो लाइसेंस है, लाइसेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाने के लिए अथॉरिटी तो होती ही थी। अब हमने एक चीज भी देखी है कि वारन हेस्टिंग्स पूरा दिल खोल के भारत को लूट के लेके गया था, इतना भ्रष्टाचार करके गया था। तो एक प्रावधान ये भी कर दिया गया, हमें पता है कि 1793 के अंदर वारन हेस्टिंग्स का जो मुकदमा था इम्पीचमेंट वाला, वो खत्म हो गया था। जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, यानी कि कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सीनियर अधिकारी थे, उनको ये कहा गया कि अब आप भारत छोड़ के नहीं जा सकते। क्या भारत छोड़ के नहीं जा सकते? उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। भारत कौन सा भारत? वह भारत जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, जिस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो अब वो परमिशन के बिना छोड़ के नहीं जा सकते थे। अब बात जब सारी पैसों की ही चल रही है, हमें पता है कि ये पैसों के संबंध में ही जब सारी बातें चल रही ही हैं, तो इसमें पैसों के संबंध में और भी बातें की गई। हमें पता है कि एक बोर्ड को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो बोर्ड क्या था? उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड के सदस्य पहले कितने होते थे? नियंत्रण बोर्ड के सदस्य पहले होते थे 6, ये पहले सदस्य होते थे। परंतु इसके आने के बाद कंपनी ने कहा कि इसके सदस्य 6 हैं और हमारे ऊपर भार भी बहुत है, और सरकार ने एक डिमांड ये रख दी थी कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं और उनके साथ जो स्टाफ है, उनकी तनख्वाह अब कंपनी देगी। कंपनी क्या? इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी हैं और उसका स्टाफ है, उनकी सैलरी कहां से दी जाएगी? उनकी सैलरी दी जाएगी इंडिया से। तो कंपनी पे एक भार और आ गया। तो उस भार के आने के साथ साथ इस भार को ही भी घटा दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे 6, अब उनको घटा के कर दिया गया था कितना? 3। अब ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में भी पहले क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों में प्रीवी काउंसिल के मेंबर का होना जरूरी था। ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है श्रीमान जो राजनीतिक मुद्दों पर नियंत्रण करता था कंपनी का। तो इन 3 सदस्यों में कौन होता था? एक होता था प्रेसिडेंट, जो उस बोर्ड का प्रेसिडेंट होता था, और दूसरे 2 अन्य मेंबर होते थे, जूनियर मेंबर होते थे। पहले इन 2 मेंबरों के लिए कंडीशन क्या थी? कि वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होने चाहिए, इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल के सदस्य होने चाहिए। परंतु ये आने के बाद ये जो शर्त है, इसको भी खत्म कर दिया गया कि अब वो सदस्य प्रीवी काउंसिल के हों या ना हो। पर मेन बात क्या थी? मेन बात यही थी कि इनके जो स्टाफ हैं, मेंबर हैं, उनकी तनख्वाह कहां से आने लग गई? भारत से। यानी कि भारत के ऊपर एक भार और बढ़ गया। सैलरी कहां से दी जाने लग गई? भारत से दी जाने लग गई। मेन मुद्दा यही है कि चार्टर का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाना था। चार्टर का टाइम पीरियड बढ़ाने के साथ साथ जो सैलरी के से संबंधित बातें थी उनको भी क्लियर कर लिया गया कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये काम तो कंपनी का कर रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले इनको तनख्वाह क्यों दें। उसके अलावा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जो भारत को बिना पूछे छोड़ के जा रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान लाए गए। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? 1813 के पढ़ने के साथ साथ जो इसमें जो छोटी मोटी बातें हैं वो हम हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। हालांकि अगर जो गवर्नर जनरल है उसको एक सुविधा और दे दी गई थी। क्या सुविधा दे दी गई थी? उसको बोल दिया गया था कि गवर्नर जनरल कहता था कि मालिक मुझे तो क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। परंतु छुट्टी के मामले में उन्होंने कहा कि अगर छुट्टी चाहिए या फिर कहीं पे जाना है तो आपकी जगह पे काम कौन करेगा? तो इस चार्टर के तहत ही एक प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल वाइस प्रेसिडेंट चुन सकता है। क्या चुन सकता है? वाइस प्रेसिडेंट चुन सकता है। परंतु वो वाइस प्रेसिडेंट किस में से होगा? जो उसकी काउंसिल के सदस्य हैं उन्हीं में से वो वाइस प्रेसिडेंट को चुन सकता है, और वो काम करेगा गवर्नर जनरल की जगह पे। कब? जब गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर होगा। जब गवर्नर जनरल बाहर होगा तो ये करेगा गवर्नर जनरल का काम।
तो ये वही वाली बात है, जब राष्ट्रपति एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे काम करता है। और एक और बात कह दी गई कि यदि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मद्रास में या बॉम्बे में मौजूद है तो वहां के गवर्नर अपने आप को गवर्नर बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि उस टाइम पे सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, गवर्नर जनरल के पास आ जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से 1793 का एक्ट था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।